Okay, good noon everyone. In the last class, we have covered the what is solution thermodynamics. Okay, introduction of solution thermodynamics and what is its significance. Next, we have covered the fundamental property relationship in the previous class. See, right? What this relationship tells us that it relates all the primitive parameters like pressure, temperature, enthalpy. Okay, heat energy, all the primitive parameters are related through this equations, fundamental property relationship. Later on, we have covered the free energy. Free energy are the Helmholtz free energy, and the second one was the Gibbs free energy. I will explain you in brief. It was a Helmholtz free energy. जो आपका Helmholtz free energy होता है वो क्या होता है? It is a it is a thermodynamic potential. Okay, it is a thermodynamic potential which measures the useful work obtainable from a क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है, कि हम एक क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क ले सकते हैं, उस एनर्जी या उस पोटेंशियल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ठीक है, इसका हमने एक्सप्रेशन भी देखा था लास्ट क्लास में. हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है A इक्वल्स टू U माइनस TS. U आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, T इज द टेम्परेचर, S इज योर entropy of the system and E is the Helmholtz free energy, right? इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, फिर इसको हमने कंबाइंड किया था with the property fundamental property relationship. It was your fundamental property relationship. हमने लास्ट क्लास में देखा था du equals to TdS minus PdV. ठीक है, तो हमने Helmholtz free energy को इसके साथ कंबाइंड करके we got this relationship. ठीक है, similarly like this we have used the Gibbs free energy. ठीक है, what is Gibbs free energy? It is also a thermodynamic potential, right? What it measure how much reversible work can be done by a system. Okay, it measures the maximum reversible work that can be done by a system or a thermodynamic system, and this potential is known as the Gibbs free energy. ठीक है, here its expression is G equals to G is for Gibbs free energy equals to H minus TS. H is the heat added to the system, T is the temperature, and S is the entropy of the system. ठीक है, and again हमने सेम देखा था लास्ट क्लास में. ये मैं सब रिपीट कर रही हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था. ठीक है, तो इसको हमने अगेन इसका डिफरेंशिएट करके फिर उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के साथ कंबाइन किया था. तो जो गिब्स फ्री एनर्जी का हमें ये रिलेशनशिप मिला था फाइनली. ठीक है, dg इज इक्वल्स टू माइनस STD प्लस BTP. ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप मिला था गिब्स फ्री एनर्जी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप को कंबाइन करके, राइट? इस एनर्जी इक्वेशन को हम आज यूज करेंगे अच्छी क्लास में. So that's why I gave you the brief of previous class. ठीक है, so what are we gonna cover in today's class? In today's class we are gonna cover the partial molar properties, right? Partial properties of a mixture, and if time will be left we will cover the chemical potential as well as. ठीक है, so let's discuss what is partial properties. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल प्रॉपर्टीज क्या होता है. ये मैं आपको बताऊंगी इसका क्यों यूज हुआ या इसका सिग्निफिकेंस क्या है. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे वेट अ मिनट. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक बीकर देख रहे हो. ठीक है, यहाँ इस बीकर में क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस है ये, यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मतलब एक जो पर्टिकुलर एक ही यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि क्या है? वाटर है. ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल जो आपके, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये जो सराउंडेड है वो किससे है? अगेन सेम वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है. ठीक है, तो इसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर वो आपस में अगेन सेम वाटर सेम सब्सटेंस के वाटर के मॉलिक्यूल के सराउंडेड है. ठीक है, तो इसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है या जो इसका बिहेवियर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, ये प्योरली वर्क करेगा. लाइक अगर इसका जो वॉल्यूम है हमने इसमें V वॉल्यूम, इस बीकर में V वॉल्यूम का वाटर ऐड किया है तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो V ही रहेगा. ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं एक मिक्सचर की, ठीक है, जैसे कि कोई मिक्सचर है वाटर का, इथेनॉल का, मिथेनॉल का, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर का अगेन अगर मॉलिक्यूल है तो वो अब क्या है, वो वाटर के ही मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है, वो डिफरेंट दूसरे कंपोजिशंस हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस इसमें ऐड करके ये मिक्सचर हमने बनाया है, उनसे भी सराउंडेड है। तो क्या होगा कि इसकी जो पर्टिकुलर इसकी जो आइडेंटिटी होगा, जो प्योर सब्सटेंसेस होगा, वो इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसकी थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, इस मिक्सचर का जो थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड थे, लेकिन अब जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मिक्सचर हमने बना दिया, जैसे वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर बना दिया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट से भी सराउंडेड, डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल से भी सराउंडेड होंगे, तो ये जो थर्मोडायनेमिकली इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे, ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे या जो एक्सपेंशन के जो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा, वो इन फोर्सेस की वजह से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस मिक्सचर में जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने V1 वॉल्यूम वाटर ऐड किया और V2 वॉल्यूम कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल कोई डिफरेंट सब्सटेंस लाइक मेथनॉल ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आप कहोगे कि इस मिक्सचर का जो टोटल वॉल्यूम है, हमने अगर दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दिया जस्ट, तो हमें मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो मिक्सचर बनने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सराउंड करके इसकी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है उनको चेंज कर देंगे। जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे, इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे निकालें इसका जो टोटल वॉल्यूम है, तो इसी के लिए जो है एक नया कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट था, जो कि हमें बताता कि जो पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंसेस हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसे वो चेंज हो रही है, पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस का जो कि मिक्सचर बना है, ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर बना है वो प्योर सब्सटेंस को डेजिग्नेट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये जो हमें कौन देगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम अभी लेटर ऑन इसके एक्सप्रेशंस पे भी जाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरीवन प्लीज चेक योर माइक, प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट मोड, ठीक है। तो जो इससे हमें पता चल गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है, कि जो एक मिक्सचर हम बनाते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पर्टिकुलर एक एक प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम सिमिलर अगर हम उनको सिंपली ऐड कर दें तो हमें टोटल मिक्सचर की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें अगर टोटल मिक्सचर की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, वो कैसे थर्मोडायनेमिकली अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, उसकी थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हमें समझ में आएगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो समेबल क्यों नहीं है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज नॉट द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग द सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम V1, ठीक है, मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ इथेनॉल हैविंग वॉल्यूम V2, ठीक है, what will be the total volume of resulting mixture, ठीक है। हमने 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम क्या था, V1 था, उसको किसके साथ मिक्स किया, इथेनॉल के साथ, 1 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ जिसका वॉल्यूम क्या था, V2 था, ठीक है। तो अगर हमें कोई पूछे कि अब हमने जो वाटर था V1 वॉल्यूम का और जो इथेनॉल था V2 वॉल्यूम का, ठीक है, तो हमने इसको मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया, राइट। तो अब जो हमने जो मिक्सचर बनाया है उसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या आप ये आंसर करोगे कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है V इक्वल्स टू क्या, हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे V1 प्लस V2, तो ये इसका टोटल वॉल्यूम बता देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में जाने के बाद जो आपकी सब्सटेंसेस हैं उसमें डिफरेंटली अट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फोर्सेस वर्क करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो इसका जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम होगा, अब इसका मिक्सचर बनने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम होगा वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू x1। x1 मतलब कि जो आपका कंपोनेंट 1 था, कि वाटर आपका कंपोनेंट 1 है तो उसका कितना मोल फ्रैक्शन है इनटू V1 बार, क्योंकि अब जो हमने तो V1 वॉल्यूम का जो वाटर था वो मिक्सचर में ऐड किया। अब मिक्सचर में जाने के बाद जो वाटर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, V1 बार हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो इसका जो नया वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 बार। इस V1 बार को हम क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एंड प्लस जो आपका x2 हमने जो इथेनॉल मिलाया, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इनटू इसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका हम एडिशन करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, टोटल क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम या ऑफ द मिक्सचर, इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर का हम सिंपली क्या इसको वॉल्यूम्स को ऐड करके इसका टोटल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम आएगा मल्टीप्लीकेशन विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, x1 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसको निकालने के लिए कि पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितना मोल है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे कि वेट अ मिनट, जैसे कि एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो अगर मैंने बोला कि जो x1 है वो वाटर का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, 1 से मैं वाटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो पर्टिकुलर मिक्सचर में हम एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये होगा कि उस कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब n1 इज द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड होगा, टोटल मोल्स कि नंबर ऑफ टोटल मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स की पूरे मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितना है, n1 की उस पर्टिकुलर जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे वाटर का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है x1, तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वाटर के कितने मोल्स हैं, तो वाटर का कितना मोल है, 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, हमने क्या मिलाया, 1 मोल ऑफ वाटर मिलाया और 1 मोल ऑफ इथेनॉल मिलाया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 मोल्स है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, इसका जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 0.5, x1 मतलब वाटर का जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 0.5। सिमिलरली जो आपका इथेनॉल है इसका भी 1 मोल ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो इथेनॉल का जो x2 है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वो भी क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से हम आपका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका, ये हमने देख लिया। फिर अब इसको हमें क्या क्यूमुलेटिव अगर प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम चाहिए या एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम चाहिए, इस तरह की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए हमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पार्शियल मोलर वॉल्यूम को यूज किया टोटल क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए। ठीक है, तो
जो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द सॉल्यूशन प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस। ठीक है, जैसे कि हम पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट है वो चेंज कर रहे हैं, तो उसकी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी पार्शियल प्रॉपर्टीज है वो भी उसका अमाउंट चेंज करने के साथ वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी यस, तो अब हम आएंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है और इसका जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो द टर्म पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट व्हेन इट इज इन अ एडमिक्सचर विथ वन और मोर कंपोनेंट। ठीक है, तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है वो क्यों यूज हो रहे हैं, जब एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए जो हम यूज करते हैं, ये क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को जब वो क्या है एक मिक्सचर में है। ठीक है, तो ये किसके यूज होगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है जो कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, it measures the contribution of a component in the total molar properties of a mixture। ठीक है, ये क्या मेजर करेगा कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है उस मिक्सचर के टोटल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, उस मिक्सचर की टोटल मोलर प्रॉपर्टीज में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो हमने उसमें मिलाया है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको कौन मेजर करेगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का किस तरीके से ये डिफाइन होता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो इफ एम्प्टी ओके, इफ एम्प्टी इज द टोटल वैल्यू ऑफ एनी एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एम्प्टी हमने माना कि एम्प्टी जो है आपका वो है टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर को कौन डिनोट कर रहा है, एम्प्टी डिनोट कर रहा है। ठीक है, and the partial molar properties of the component is denoted by mi bar। ठीक है, जो mi bar है वो डिनोट कर रहा है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ द ith कंपोनेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसको हमने i से डिनोट करा, तो ith कंपोनेंट की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रहा है mi bar। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो mi bar जो आपका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i is a ratio of, ये वाला जो आप रिलेशनशिप देख रहे हो, फिर मैं इसका रिलेशनशिप इससे बताऊंगी, it is a ratio, जो partial molar property mi bar is the partial molar property of the ith component and it is the ratio of total change in the total molar property। ठीक है, change in the total molar property of a mixture to the change in the total number of moles of that component। ठीक है, कि टोटल कि आपका जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी है जिसको हम डेल एम्प्टी कह रहे हैं, एम्प्टी है जो आपका टोटल मोलर प्रॉपर्टी है सिस्टम का, तो तो इसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय किसका रेशियो होता है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप ब्रैकेट के बाद देख रहे हो इसका मतलब इन कंडीशन पे ये जो आपकी कंडीशंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो mi बार है जो कि क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i इज द रेशियो ऑफ टोटल मोलर प्रॉपर्टी, चेंज इन द टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, डेल एन आई मतलब i कंपोनेंट के मोल्स में कितना चेंजेस हो रहा है, डेल एम मतलब डेल एम टी मतलब टोटल मोलर प्रॉपर्टीज में कितना चेंजेस हो रहा है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्या देगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सारी कंडीशन है वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे जो देख रहे हो आप एन जे नॉट इक्वल्स टू आई, मतलब कि एक्सेप्ट आई, जो सारे आई के अलावा जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है उनको हमने कांस्टेंट माना। ठीक है, तो इन कंडीशन पे ये जो ith कंपोनेंट है उसका हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का ये रिलेशनशिप होता है डेल एम टी अपॉन डेल एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मेंशन्ड है, n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है मिक्सचर में कितना है, m इज द टोटल m इज द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, m जो है आपका मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो और यहाँ पे जो mt आप देख रहे हो वो क्या है, mt इज द टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी है वो आपका मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, mt इज इक्वल टू क्या होता है nm। ठीक है,
अगर आप मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमें वो क्या NM क्या दे देगा, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड Ni इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट I इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया कि मोलर प्रॉपर्टी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो हम क्या इसका जो रिलेशनशिप है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो आप इस पे अटेंटिव रहना थोड़ा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप अगर आप इसको केयरफुली समझोगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट M बी द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। जो M है हमने देख लिया था, M क्या है, मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। MT क्या है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। M और MT हमने डिफाइन कर लिया। तो जो MT है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी का मोलर प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, MT इज इक्वल टू हो जाता है N इंटू M। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम, M इज द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। N इंटू M क्या हमें दे देगा टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो N है, N हमें कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि कोई कंपोनेंट है उसके N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। कोई कंपोनेंट है उसके N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सारे नंबर ऑफ मोल्स जो मिक्सचर में उनको हम सम करेंगे, तो हम वो सम किसके बराबर मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे इसने डिफाइन किया N1, N2, N3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये उनके जो कंपोनेंट है 1, 2, 3, उनके जो रेस्पेक्टिव मोल नंबर्स हैं वो इस तरीके से N1, N2, N3 एंड सो ऑन। तो हम इसका समेशन करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब और हम टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सिस्टम इनटू इसके मोलर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन, तो आपकी जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी है, दिस इज द सॉल्यूशन प्रॉपर्टी एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ, ये जो आपका MT है वो किसका किसका फंक्शन होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे कि हमने माना कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट है, तो आपका जो N1, N2, Ni एंड सो ऑन, ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इस सब का, ये जो आपका टोटल मोलर प्रॉपर्टी है सिस्टम की, वो इन सब का फंक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इनमें स्मॉल चेंजेस होंगे, क्योंकि क्या है, आपका टोटल मोलर प्रॉपर्टी है वो प्रेशर का फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, इनमें अगर कुछ स्मॉल चेंजेस भी अगर होते हैं, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, if there is a small changes in pressure, temperature and the amounts of various constituents, then इसको ये कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इनमें स्मॉल चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका जो MT है वो क्या हो जाएगा, डेल MT इक्वल्स टू, अगर ये जो आपका पहला टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसमें चेंजेस हुए, जो आपका मोलर टोटल मोलर प्रॉपर्टी है, प्रेशर के चेंजेस में इसमें आपका प्रेशर के रेस्पेक्ट में इसके चेंजेस हुए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपका जो T और N ब्रैकेट के बाद दिखा रहे हैं, मतलब कि ये जो आपकी क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजी, अगर प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर आपका मोलर प्रॉपर्टीज में कितना चेंजेस हो रहा है, डेल MT अपॉन डेल T, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हमने प्रेशर का देख लिया, टेम्परेचर के देख लिया, अब हम नंबर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है उनके रेस्पेक्ट में उनमें चेंजेस होने की वजह से जो आपके टोटल मोलर प्रॉपर्टीज है उनमें कैसे चेंज होगा, डेल MT अपॉन डेल N1, और यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जो डिफरेंट दूसरे कंपोनेंट्स है उनके जो मोल्स है हमने सबको कांस्टेंट कर दिया एक्सेप्ट N1। इसी तरीके से हम जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि N1 के लिए लिखा, इसी तरीके से हम N2 के लिए लिख सकते हैं एंड सो ऑन, हम Ni के लिए जो Ni तक हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेल MT अपॉन ith कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर कंपोनेंट्स एक्सेप्ट
द ith कंपोनेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट, मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द ith कंपोनेंट, ठीक है, उनको हमने कांस्टेंट माना, ठीक है। ये इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ओके, तो इस तरीके से इनमें प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के से इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या देखेंगे, अगर हमने क्या किया, जो आपका प्रेशर है और टेम्परेचर है, ठीक है, वो कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। जो आपका जो मोलर प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे हैं, इस पूरे टर्म में हमने मान लिया कि ये जो आपका इक्वेशन है, अगर ये जो सारा सिस्टम है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आपका जो ये डेल टी वाला टर्म है वो भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक है, जो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वही वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू दिस वन, ठीक है। डेल एम टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक डेल एम टी अपॉन डेल एन आई। ये जो आपका जो लास्ट वाला टर्म है वो रिमेनिंग रहेगा, बाकी जो डेल टी वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, डेल पी वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को क्या किया, हमने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अज्यूम किया पूरा इक्वेशन को, पूरा सिस्टम को, ठीक है। तो आपका हमने जो नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये आपका दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू दिस, ठीक है। डेल एम टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ आई टू एन डेल एम टी अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एक्सेप्ट द कंपोनेंट आई, ठीक है, इनटू डीएनआई। अब आप इस रेशियो को अगर ध्यान से देखो, डेल एम टी अपॉन डेल एन आई क्या है, ये आपने देखा होगा, ये किसका रेशियो है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम का रेशियो, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का रेशियो। ये रेशियो आपने यहाँ पे हमने देखा था, एम आई बार इज इक्वल टू क्या है, डेल एम टी अपॉन डेल एन आई, सेम रिलेशनशिप है। तो हम डेल एम टी अपॉन डेल एन आई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एम आई बार से इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेल एम टी अपॉन डेल आई, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एम आई बार से इंटू डी एन आई, ये आपको रिलेशनशिप मिल गया। अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एम टी इज इक्वल टू, इसको अगर इस समेशन को मुझे ओपन करना है, 1 से लेके n तक है कंपोनेंट, जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो हमने माना 1 से लेके n तक है, तो m1 इंटू डी एन वन, m2 इंटू डी एन टू, मतलब m1 बार क्या है आपका, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 1, m2 बार पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो है मैंने बताया था कि वेट अ मिनट, जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसका रेशियो होता है, x1 बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, n1 बार n1 डिवाइडेड बाय n। ये कंपोनेंट n जो कंपोनेंट 1 है उसका मोल फ्रैक्शन हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू x1, ठीक है। ये इस तरफ चला गया तो n इंटू x1 हो गया n1 बार। अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, dn1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू dn, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, अगर दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट करा तो क्या हो जाएगा, dn1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू dn, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जो आप ये dn देख रहे हो, ये dn1 dn2, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, dn1 इज इक्वल्स टू क्या है, x1 इंटू dn। तो इस तरीके से x1 इंटू यहाँ पे dn, तो हर कंपोनेंट का x2, तो ये जो dn है हमने क्या किया, सब में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन क्या मिला, m1 बार x1 बार प्लस m2 बार x2 बार इंटू x2 बार प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। dn आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने बोथ साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन वी गेट mt इज इक्वल्स टू m1 बार x1 प्लस m2 बार x2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कैसे आया, दोनों साइड हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो ये यहाँ पे ये डिफरेंशियल साइन रिमूव हो जाएगा, mt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये dn का डिफरेंशियल साइन रिमूव हो गया, यहाँ हो जाएगा ये n हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब x1 बार इंटू n करोगे, यहाँ पे x1 इंटू
n कितना हो रहा है, x1 इंटू एन इज इक्वल टू क्या है, n1, तो ये x1 इंटू एन मिलके क्या हो गया, n1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सब में हम n का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जिससे x2 इंटू एन क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, इस तरीके से सो ऑन ये चलता रहेगा। तो ये जो आपको रिलेशनशिप, ये आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या शो कर रहा है, जो आपकी टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ समेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट इनटू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पर्टिकुलर कंपोनेंट की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इनटू उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, और इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट है उनका हम समेशन कर देंगे, तो हमें वो क्या दे देगा, एमटी दे देगा, जो कि क्या है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो आपकी टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन है, इस उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, related to the number of fraction of mole fraction and the partial molar property of the solution. ठीक है, so now you can ask me your doubts.